अवैध प्रवासियों को अपराधी मान लेंगे और हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल के जहाज में बिठाना और जहाज में भी उनके साथ में उसी तरीके का व्यवहार रखना, 108 लोगों के बीच में एक टॉयलेट होना, ये मानवाधिकार का हनन बहुत स्पष्ट रूप से। तो अमेरिका में रहने वाले जो वैध रूप से भारतीय, वो लोग उस पर फंड बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर इस तरीके का कोई नहीं सोचा है। उसमें सिर्फ एक टॉयलेट है, कम से कम यात्री विमान से भेज देते। यार, कोलंबिया ने बोला कि आप हमारे नागरिकों को ऐसा नहीं भेजेंगे, और कोलंबिया सरकार ने बाकायदा अपना एक नागरिक को ढोने वाला एक फ्लीट भेजा वहां पर, उससे अपने नागरिकों को बुलाया। उसने बोला कि हम किसी को भी अपने हथकड़ी नहीं लगाने देंगे। गलियों में जो बच्चे सामान बेच रहे हैं उनकी मैथमेटिक्स, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी मैथमेटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चा रंग और आकृति को पहचान सके, उसका इस्तेमाल कर सके, और चौथा जो है, बच्चा मानवीय संवेदनाओं के रिश्तों की गर्माहट को समझ सके। ये जो मुख्य उद्देश्य, आप यदि किसी प्रीलिम स्कूल की पाठ्य पुस्तक में देखो तो आपको गायब मिलेगा। उसके अंदर आपको इस पे जोर दिया कि बच्चा सुंदर ए बनाए। हरियाणा सरकार के सभी पेपरों में एक पेज पे छपा है, फुल 1 पेज पे, सूरज कुंड के बारे में। नरेंद्र मोदी का वक्त है, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म में असीम संभावना है। अब आप बताइए, न तो ये हिंदी है, अंग्रेजी, चूचू का मुरब्बा, ये नरेंद्र मोदी जी का कोटेशन उस विज्ञापन में टॉप पे छपा हुआ है। और ये वो भाई साहब हैं जो भी पूरे देश को परीक्षा पे चर्चा बताएंगे कैसे पास होना है। ये भी डिग्री नहीं बताएंगे, है ना, डिग्री नहीं बताएंगे वाले जो है। अरब कंट्रीज जो हैं वो उनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। हम अभी तक समझते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चाइना डिसरप्टर है। मुझे अब लगता है कि अब ट्रंप 2 के दौर में अमेरिका डिसरप्टर के तौर पर आएगा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। आप देखो ना, जितने चाटू चैनल हैं 1.5 घंटे लाइव करते रहे कि वो पक्षी उड़ रहे हैं और वो नदी में कूद गए हैं। वो आदमी देखो 1.25 घंटे में 3 जोड़ी कपड़े बदल लिए उसने, फटाफट। तो कितनी तैयारी से गया होगा उसने। वो कैमरा जीवी है कि उसको मालूम है किस तरफ कैमरा है, उसको किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ पानी देना है, किस तरफ माला पहनाना है, किस तरफ साड़ी डालना है। वो कैमरों के अकॉर्डिंगली खुद मूव हो रहा है। कि जिस किस्म का माला प्रधानमंत्री जी लिए थे, वो जो लंबा वाला माला था, मैंने तो नहीं देखा कि माला जपने के लिए हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी परंपरा रही है कि इतना भारी 2 मीटर का माला लेते हैं। छोटा सा माला होता है। सभी चैनल ने एक साथ शुरू किया। मुस्तफाबाद में तेजी से वोट पड़ रहे हैं, यानी एक भय बनाया कि मुसलमान एक साथ वोट डालने निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदू भी निकले। दिल्ली वाला और मुस्तफाबाद वाले वोट डाल रहे, तुम लोग भी निकलो, जनेऊ लेके निकलो, लोटा लेके निकलो। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पंकज जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से करें जो लगभग हर अखबारों के फ्रंट पेज पर है, जिसमें यह है कि अमेरिका से 104 भारतीय प्रवासियों को अमेरिका का जो C-17 ग्लोब मास्टर विमान है वो लेकर के भारत आ गया। अच्छा, मतलब चूंकि वो प्रवासी तो अवैध ही थे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अवैध प्रवासी और अपराधी, क्या इनमें अंतर है कि नहीं है? दैनिक जागरण में देख पा रहा हूं कि उसमें लिखा है कि उसमें महिलाएं भी हैं और उसमें बच्चे भी हैं। और महिलाओं, हाँ, और ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चों और महिलाओं के हाथों में हथकड़ियां हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये आमतौर पर हर जगह लिखा है कि उनके हाथों में हथकड़ियां हैं। तो क्या जो भारत के अवैध प्रवासी थे, जो वहां वर्षों से रह रहे थे, क्या उन्हें हम अवैध प्रवासियों को अपराधी मान लेंगे? और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिका ने मान भी लिया था, भारत ने इस पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। कम से कम मुझे अखबार में तो कहीं नहीं दिखी, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखा है। हमारे नागरिकों के साथ इतना खराब व्यवहार किया गया, वो हमारे आज भी नागरिक है ना, तो उनके साथ इतना खराब व्यवहार और एक भी आपत्ति नहीं है। पंकज जी, देखिए, एक चीज तो तय है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में अवैध रूप से रहता है तो वहां के कानून के हिसाब से वो अपराधी है, 1 थिंग। दूसरा चीज है कि यूएस में एक नियम है कि आप कोई भी हो, आइदर मैन वुमेन, यदि आपको पुलिस पकड़ती है तो इमीडिएटली पीछे हैंडकफ कर देते हैं। उसके अंदर वो हाँ कोई लैंगिक विभाजन नहीं है कि किसी महिला को पुरुष ही लगाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो अपराधी तो थे उनके कानून के हिसाब से, लेकिन उनको हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल के जहाज में बिठाना और जहाज में भी उनके साथ में उसी तरीके का व्यवहार रखना, 108 लोगों के बीच में एक टॉयलेट होना,
ये मानवाधिकार का हनन बहुत स्पष्ट रूप से, ये ह्यूमन राइट्स का हनन है। और भारत सरकार को मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज अब आप देखिए कि उन्होंने भारत में लोगों को उतार दिया। अब आप बताइए यदि उसमें कोई 10 बांग्लादेशी हो या 2 पाकिस्तानी हो, आपको क्या मालूम है? तो बगैर चिन्हित किए किस तरीके से उन्होंने लोगों को उतारा है, ये एक बड़ा सोचने की बात है। वो एक अलग मसला है कि किस तरीके से लोग अपना घर-बार बेच के बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वहाँ गए थे। और हम यदि भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आखिर इतने सारे लोगों का यदि ब्रेन ड्रेन या ह्यूमन रिसोर्स ड्रेन हो रहा है, इल्लीगल तरीके से हो रहा है, तो भारत का पूरा तंत्र क्या सो रहा है? और दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने इसमें अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बातचीत हुई है कि आप किन लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। उन लोगों के कम से कम यहाँ पर तो हम लोकल लेवल पर तो आइडेंटिफाई करा लें कि वेदर दे आर सिटीजन्स ऑफ अवर्स और नॉट। और देखिए इस घटना को आप एक चीज से और जोड़िए कि एक दिन पहले ही भारत की सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है कि आप जिन लोगों को अवैध अप्रवासी बनाकर असम के क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे हुए हैं, जो नारकी जीवन जी रहे हैं, उनको वापस भेजने के लिए आपको किसी विशेष मोहरत का इंतजार है क्या? यही शब्द जज ने कहे। तो भारत सरकार न तो अपने देश के अप्रवासी अवैध अप्रवासियों को बाहर भेजने में कुछ रुचि ले रही है, और नहीं जो भारत से कथित रूप से आ रहे हैं। देखिए एक ये बहुत बड़ी मानवीय समस्या है। अमेरिका में इसके ऊपर एक फंड बनाया जा रहा है। अमेरिका में जो रहने वाले भारतीय हैं कि जो यहाँ से अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को वापिस भेजा जा रहा है, ये एक इट विल बी द बिग ह्यूमन डिजास्टर फॉर एवरी कंट्री। तो अमेरिका में रहने वाले जो वैध रूप से भारतीय, वो लोग उस पे फंड बना रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर इस तरीके का कोई नहीं सोचा है। हमारे यहाँ जो पलायन जो हो रहा है, जिस तरीके का इन्हें अंतर्देशीय अंतरराज्यीय की पलायन भी देखें, तो विकास की योजनाओं के कारण या बेहतर रोजगार के कारण या हिंसा के कारण उन लोगों के पुनर्वास को लेकर भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है अपने ही देश के लोगों के पास में। तो जिनको कहा जाए सो कॉल्ड डंकी रूट से गए हुए हैं, उनके लिए तो भारत सरकार केवल चटकेदार खबरें, इसका बैल बिक गया, इसका खेत बिक गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग अमानवीय हैं इस मामले में। और ये सोचना पड़ेगा कि हम आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और एक चीज और है पंकज जी इसमें कि 104 भारतीयों को आप 108 बता रहे हैं, कहीं 100 भी है। तो पहली बात तो यही पुख्ता नहीं है कि कहाँ पर कि असल में कितने यात्री आए हैं, कितने अवैध प्रवासी आए हैं। दूसरी बात ये कि इनको आपको नहीं लगता कि इनको नागरिक विमान से भेज सकते थे? ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये भारत ने अमेरिका से ही खरीदे हैं 2011 से 2019 यस, के बीच में। वही है, वही है। 2011 से 2019 के बीच में हमने लगभग 11 ये वाले विमान खरीदे हैं, जो लगभग $4.5 बिलियन कीमत पे की है हमने इनकी। और इवन मैंने ये भी पढ़ा कि यूएस के बाहर इतने सारे ग्लोब मास्टर सिर्फ इंडिया में ही, और इन्हीं ग्लोब मास्टर में से यस, एक भेज दिया गया हमारे नागरिकों के लिए। अगर हम मान लेंगे वो सारे हमारे ही नागरिक हैं, तो ये तो मैं आपकी बात मानता हूं कि उनके उनके देश में वो कानूनी रूप से हो सकता है अपराधी हों, लेकिन मानवीयता भी तो कहीं आती है ना, कि वहां महिला भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसे आपने बताया उसमें सिर्फ एक टॉयलेट है, कम से कम यात्री विमान से भेज देते। कोलंबिया सरीखे छोटे से देश ने इसको विरोध दर्ज किया और कोलंबिया ने बोला कि आप हमारे नागरिकों को ऐसा नहीं भेजेंगे। और कोलंबिया सरकार ने बाकायदा अपना एक नागरिक को ढोने वाला एक फ्लीट भेजा वहां पर, उससे अपने नागरिकों को बुलाया। उसने बोला कि हम्म। हम किसी को भी अपने हथकड़ी नहीं लगाने देंगे। जब कोलंबिया जैसा देश इस प्रकार का कदम उठा सकता है, तो भारत सरी का जो महान देश है, जहां पर 42 करोड़ 45 करोड़ लोग तो जाके संगम में डूब जाते हैं, तो वहां पर हम क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों की जो सरकारें हैं, हमारी जो हम्म। नीतियां हैं, हम मानव संसाधन के लिए, ह्यूमन के लिए अनह्यूमन है। हम लोग मानवीय दृष्टिकोण से अपने लोगों के बारे में सोचते नहीं है। आप देखिए कि अभी इस समय बुंदेलखंड से पलायन शुरू हो गया। अकेले हम्म। छतरपुर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पे पूरे गांव में ताले लगे हुए हैं। और उसका कारण ये है कि
वहां पे मनरेगा में काम कम हुआ और मनरेगा की मजदूरी 261 रुपए, 261 रुपए में भी उसको कम मिलेगा उसका मालूम नहीं है। इससे बेहतर है वो दिल्ली आके प्राइवेट बिल्डर के यहाँ काम कर रहा है। तो हम रोजगार के लिए पलायन को लेकर हमारे पास में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस समय आप देखिए झाबुआ सरी के जो इलाके हैं, जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, वहां पे ट्रकों में भर भर के लोग गुजरात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको लेबर चाहिए और ये सस्ता लेबर मिलता है। और जब ये वापिस आते हैं तो इनके घरों का क्या होता है, इनके खेतों का क्या होता है, इस पे कोई भी पॉलिसी, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रिवेंशन कुछ भी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, आप सोचिए। जबकि बिल्कुल आज सही यदि कह रहे हम देखें तो हैं। 1947 के बाद में लगभग 65 करोड़ लोगों ने पलायन किया है इस देश में, हम्म। जो सबसे बड़ी त्रासदी आप कह सकते हैं। अपनी जड़ों से उजड़ना और दूसरी जगह फिर से रोपने की तैयारी करना, ये मुझको लगता है कि मानवीय त्रासदी सबसे बड़ी है कि हम अपनी भाषा को, अपने संस्कार को, अपने त्योहार को, अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं रोजगार के लिए। हिंसा के कारण आपको विस्थापित कर दिया गया है, बांध के कारण, सड़क के कारण। हमारे पास में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। हम कहते हैं कि हमने आपको मुआवजा दिया, जाओ, यू आर फ्री, यू आर नॉट हम्म। ए ह्यूमन। यानी एक हम्म। इंसान जब उजड़ता है, जैसे आपको बताऊं कि बस्तर में जब सलवा जुल्म का जोर था, तो हम्म। जो सुकमा कोंटा से लगा हुआ इलाका था, वहां के बहुत सारे जो गरीब आदिवासी थे, वो लोग हम्म। तेलंगाना जो है अभी का, उस तरफ, वारंगल की तरफ शिफ्ट हुए। जब शांति हुई और वो वापिस आए, तो उनको मालूम पड़ा कि जो उनकी नेटिव बोली थी, उसको दोरली कहते थे, दोरलास, वो दोरलास थे। वो हम्म। दोरली में इतनी सारी तेलुगु मिल गई थी कि वो अलग ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं तेलुगु तेलुगु बोल रहा हूँ कि दोरली बोल रहा हूँ। इस प्रकार से दोरली सरी की भाषाएं खत्म होती चली। एक भाषा का खत्म होने का मतलब होता है उसके साथ जुड़े हुए पर्व, त्योहार, संस्कृति, जो पुरातन ज्ञान, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो मसला है, पलायन से जुड़ा हुआ जो है, वैश्विक पलायन हो चाहे अंतर्राज्यीय पलायन हो, इसके ऊपर हमारे पास में एक मानवीय नजरिए का कोई भी पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी तो नहीं है, हम बिल्कुल। यदि और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सिर्फ पलायन ही क्या, मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे पास उचित पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। अगर आपने देखा हो आज का इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एक स्टडी छपी हुई है जिसको दो नोबेल लॉरेट एस्टर डफलो और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों की स्टडी है, जिसमें वे बता रहे हैं कि भारत में जो गलियों में जो बच्चे चौकस सामान बेच रहे हैं उनकी मैथमेटिक्स, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी स्कूल में जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान उनकी का, यस। मैथमेटिक्स कहीं ज्यादा बेहतर है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कैसा करिकुलम बना रहे हैं, कैसी टीचिंग स्टाइल है आपकी, आपके स्कूल कर क्या रहे हैं, ये तो पूरा डार्क है सब कुछ। और भारत का भविष्य होगा आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मैथमेटिक्स ही ठीक नहीं, उनका फाउंडेशन ही ठीक नहीं। देखिए एक्चुअल क्या है कि हम लोग जब करिकुलम बना रहे हैं, या जो है ना, सबसे ज्यादा जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है, टीएलपी जिसको कहते हैं, और टीचिंग लर्निंग मेथड है, टीएलएम, इन सब हम्म। में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सबसे पहले शिक्षा आयोग डीएस कोठारी की यदि हम रिपोर्ट देखें, तो उन्होंने बोला हम्म। था कि प्राथमिक शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला कि बच्चा शब्दों को पहचान सके, उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा, बच्चा हम्म। अंकों को पहचान सके और उसका इस्तेमाल कर सके, साधारण इस्तेमाल, जोड़, गुणा, भाग, घटाव, ठीक है। और बच्चा रंग और आकृति को पहचान सके, उसका इस्तेमाल कर सके। और चौथा जो है, बच्चा मानवीय संवेदनाओं के रिश्तों की गर्माहट को समझ सके। ये जो मुख्य उद्देश्य है, आप यदि किसी प्रीलिम स्कूल की पाठ्य पुस्तक में देखो तो आपको गायब मिलेगा। उसके अंदर आपको इस पे जोर दिया कि बच्चा सुंदर ए बनाए, बच्चा हम्म। सुंदर क बनाए। यानी हम हम्म। उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इस्तेमाल कर सके। यदि हम हम्म। इम्प्रूव पेट्स ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग, आईपीसीएल जो तंत्र है, उसको यदि देखें, जो एडल्ट लिटरेसी के लिए होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि हम अल्फाबेट से नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको आइडेंटिफाई करें। जैसे मकान, मकान एक ऐसा चीज है कि सबको मालूम है, तो मकान लिखा, उसमें बताया ये म है, ये क है, ये आ है और न है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। लेकिन हम पारंपरिक रूप से अभी अनार का, आम का, इमली का, ईख का पढ़ा रहे हैं। बच्चों को एनक बताते हैं, एनक वो जानते नहीं, वो चश्मा जानते हैं। ईख जानते नहीं, वो उसको गन्ना जानते हैं, है ना। अनार का पढ़ा रहे हैं, अनार कितने बच्चे देख रहे हैं। ऋषि का पढ़ा रहे हैं अभी भी हम,
ऋषि में आदित्यनाथ है। तो हम अल्फाबेट से पढ़ाने का जो तंत्र है, वो बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वो शब्दों का पहचान सके, अंकों को पहचान सके, उसमें वो असफल रहा। क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर है, वो सिक्कों से और रुपयों से वो प्रायोगिक रूप से उसका जोड़ गुणा भाग घटाव सीख लेता है। ठीक है। बिल्कुल सही अच्छा, बात। दूसरी चीज क्या हुआ कि हम लोगों ने पहाड़ों को रटवाना बंद कर दिया। अब वो हम्म। उसको अब क्या है कि आप वो टू बन जा टू, अरे भाई दो एकम दो बुलवा ले भाई, उसमें इतना बड़ा हिंदी का नुकसान नहीं हो जाएगा। यदि आज आप देखें ना, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज के एक विज्ञापन की बात बताऊंगा। ये विज्ञापन हरियाणा सरकार के सभी पेपरों में एक पेज पे छपा है, फुल वन पेज पे, पूरे वन पेज पे। वो है सूरज कुंड के बारे में। ठीक है। और उसकी भाषा में आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी का वक्त है, भारत एक समृद्ध फ्यूचर में, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म में असीम संभावना है। अब आप बताइए, न तो ये हिंदी है, न अंग्रेजी, चूचू का मुरब्बा है, ये नरेंद्र मोदी जी का कोटेशन उस विज्ञापन में टॉप पे छपा हुआ है। तो हम भाषा को लेकर, हम गणित को लेकर, हम रंग और आकृतियों को लेकर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और ये वो भाई साहब हैं जो भी पूरे देश को परीक्षा पे चर्चा बताएंगे कैसे पास होना हाँ, ये भी है, सही डिग्री नहीं बात बताएंगे, है ना, है। डिग्री नहीं बताएंगे वाले जो है। डिग्री नहीं बताएंगे, तो लेकिन हम, परीक्षा में चर्चा चलेगी। हाँ पंकज जी, ट्रम्प को लेकर के एक और भी ज्यादा बड़ी खबर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के साथ मुलाकात करके कह रहे हैं कि वो गजा को टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर जी कर जी, लेंगे मतलब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उसको हड़प लेंगे, और उसको हड़पने के खाली बाद करा लेंगे। हाँ खाली जी जी, करा लेंगे, और वहां के जो बाशिंदे हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको कहीं बाहर बसाएंगे। तो एक अलग तरीके से अलग देखा देशों जाए को तो उन्होंने वो, रिक्वेस्ट किया है। हाँ अलग अलग देशों को रिक्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से हम्म, देखा जाए तो वो इजराइल का ही एजेंडा चला रहे हैं, बस अब गोली बारूद नहीं चल रही है। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि ये ट्रम्प जो है, मुझे लगता है नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा ही साबित होंगे। ये जिस किस्म के निर्णय ले रहे हैं, चाहे ये डेनमार्क के मतलब प्रधानमंत्री से बात करके उनसे कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड मुझको दे दो, और ये जेवियर मिलाई जो अर्जेंटीना के हैं, जॉर्जिया मेलोनी है, पुतिन है, इन सारे किस्म के जो डिक्टेटर्स हैं, इन सभी के साथ मिलकर के मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। भाई उन्होंने शुरुआत में क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पेरिस से अपने आप को अलग किया। अब आप देखिए डब्ल्यूएचओ कि से अलग। जो देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आपके कोई कानून को नहीं मानेंगे, हम आपको कोई डेटा नहीं देंगे। ठीक है। अब उसके अंदर वो एक अलग मसला है कि किस प्रकार से उनके चुनाव प्रचार में पेट्रोलियम कंपनियों ने उनको फंडिंग किया था, और वो चाहते कि अधिक से अधिक पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया। वो उनके अपने स्वार्थ हैं। डब्ल्यूएचओ से वो अलग हुए। अब आप देखिए कि ये जो है कि वो दूसरा कनाडा को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, एट द एंड ट्रंप का और नेतन्याहू का उद्देश्य एक ही है। उनको जो लगता है कि गजा की जितने अपार्टमेंट्स हैं, हम्म उनके अंदर जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, उसके अंदर पूरा खुफिया अड्डे हमास के बने हुए हैं। ये हम्म बात तय है कि गजा में 92%, 92% बिल्डिंग कोलेप्स हो चुकी है, वो रहने लायक नहीं बची है। उसका हम्म रिस्ट्रक्चर ही होना है। तो हम्म अमेरिका का एक इंटरेस्ट है कि वो अपने कुछ लोगों को वहां पर इतने बड़े शहर को बसाने के लिए नए सिरे से ठेके दे सकता है, एक चीज। हम्म दूसरा, इतना बड़ा शहर बसने के लिए 22 लाख 25 लाख लोगों की आबादी के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेंट और लोहे का जरूरत होगी। तो हम्म जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, लक्ष्मीपति मित्तल से लेकर, उन सब लोगों के लिए वहां पे गुंजाइश बनी है बिजनेस की। तीसरा चीज है कि जो इसराइल चाहता था कि हमास के सभी अड्डों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, हम्म तो वो इसी जरिए हो सकेगा, नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन का। अब देखिए, मुझे लगता है कि अरब कंट्रीज जो हैं, वो हम्म उनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। यदि वो चाहते तो इतना बड़ा लंबा इतना युद्ध नहीं खिंचता। अभी भी उनकी इच्छा होगी कि किसी तरीके से अमेरिका को बिजनेस दे दिया जाए और वो चुपचाप रहे। और एट द एंड मुझे लगता है कि इसराइल को फिर से थोड़ी सी और जगह हड़पने का ये
मौका देने का तरीका है ये सही है। और उम, ट्रंप की नीयत पर शक उनके देश में ही हो रहा है और उनके देश में ही उसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। उनके जो जन्म से नागरिकता कानून है उसको अदालतें चैलेंज कर रही हैं, उसको स्टे कर रही हैं। हुँ, हुँ, अभी हुँ। और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिससे कि उनको अंतर्विरोध झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, अंतर्विरोध झेलना पड़ेगा और बात सिर्फ़ फ़िलिस्तीन की नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो सिर्फ़ एक काम नहीं कर रहे हैं, जैसे वो मेक्सिको के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो आपने बताया कि जैसे कनाडा के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो डेनमार्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लोगों को आदेश दे रहे हैं कि ये वाला आइलैंड मुझको दे दो, मैं तुम्हारे देश में कब्ज़ा कर लूँगा, मैं ये बनाऊँगा और जिस किस्म के लोगों के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अर्जेंटीना के जो प्राइम हैं, वो जेवियर मिलेई हो गए, पुतिन के साथ जेवियर संबंध मिलेई। बनाना चाहते हैं। हाँ, और ये जो इटली की मेलोनी उनके साथ बनाना चाहते हैं, नेतान्याहू के साथ तो कोई बात ही नहीं, इनके तो बहुत हिस्टोरिक संबंध है इज़राइल के साथ। ये जितने भी लोग हैं जिनके साथ वो संबंध आगे बढ़ा रहे हैं, ये सभी डिक्टेटर इन नेचर हैं। अब मिलेई ने देखिए क्या किया, जो अर्जेंटीना के मिलेई हैं, उन्होंने ये किया कि वो भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए। वो कह रहे हैं कि पेरिस समझौता बकवास है और क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और सोचिए कितना कंट्राडिक्टरी है कि इनको सपोर्ट करने वाला जिसको इन्होंने डॉजे दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एलोन मस्क, वो आदमी टेस्ला कार लेकर के आया। ईवीज के क्षेत्र में कहा जाता है कि उस आदमी ने क्रांति कर दी और वो यही बातें कहकर आया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है। आज वो सरकार में है लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलता है। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं पंकज जी कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका, हम अभी तक समझते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चाइना डिसरप्टर है। मुझे अब लगता है कि अब ट्रंप 2 के दौर में अमेरिका डिसरप्टर के तौर पर आएगा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। देखिए, चाइना का जो विस्तारवादी नज़रिया है वो केवल आर्थिक है। वो हाँ। यदि आसपास के जो दोनों तीनों देश हैं, हांगकांग या ताइपे से उसके यदि हम कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दें और हम्म। साउथ चाइना सी को लेकर, उसका कोई हम्म। बहुत विस्तारवादी नज़रिया नहीं है। वो तिब्बत पे अपनी पकड़ बनाए रखता है और जो भारत में जो थोड़े बहुत हिस्से हैं उसके ऊपर दावा करता रहता है, वो एक डिप्लोमेटिक झगड़े हैं। हम्म। लेकिन अमेरिका का जो सोच है वो देशों को हड़पना चाह रहा है। उनको आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाह रहा है जिस तरीके से कि 30-30% यदि किन्हीं देशों पे वो पेनल्टी इम्पोज़ कर रहा है, ड्यूटी इम्पोज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है हम्म। कि आपको उसकी चीज़ को मानना पड़ेगा, उसकी करेंसी को मानना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। आप यदि करेंसी डॉलर से बिज़नेस नहीं करेंगे तो आप पे इम्पोज़ करेगा। ये जितनी चीज़ें हैं इससे एक तो मुझको लगता है कि जो ईयू कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, उससे इंग्लैंड के अलग होने वाले मसले को हम जोड़ें तो वो ठीक इसी तर्ज पे चल रहा है। अब ईयू में जो छोटे-छोटे देश रह गए हैं, उनकी मजबूरी है। हम्म। तो ये एक एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर मुझको लगता है ये दुनिया को ले जा रहा है। बिल्कुल वही मेरे कहने का मतलब था कि वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा है ये जो है डिसरप्ट करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि जो अमेरिका के अलाइज हैं, चाहे यूरोपियन अलाइज हों चाहे बाकी हों, उन सभी ने इस बात का विरोध किया है कि नहीं, आप फिलिस्तीन को टेक ओवर नहीं करेंगे। और आप देखिए भारत में क्या चल रहा है। जब ये महाकुंभ की ये जो अफसोसजनक जो दुर्घटना हुई थी, इसके बाद तमाम जो पूर्व डीजीपी हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था और इवन वहां पर जो संत महात्मा हैं उन्होंने भी कहा था कि इसका एक प्रमुख कारण ये रहा है इस भगदड़ का कि वहां जो वीआईपी मूवमेंट हो रही थी कंटिन्यूअसली, चाहे सेलिब्रिटीज हों चाहे पॉलिटिशियंस हों चाहे बाकी लोग हों, ये था। और इसके बावजूद शुरुआत में तो ये खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे महाकुंभ में, चलो ठीक था कि, लेकिन अब इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा वीआईपी है, भारत का प्रधानमंत्री, वो महाकुंभ चला जाता है। ये जो दुर्घटना घटी है ये सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की वजह से घटी है। उन्हें अफसोस नहीं है लगता है। नहीं, उनका उद्देश्य दूसरा था, उनको नहाने-धोने से क्या करना है? वो तो दिल्ली। दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप देखो ना जितने चाटू चैनल हैं, डेढ़ हम्म। घंटे लाइव करते रहे कि वो पक्षी उड़ रहे हैं और वो नदी में कूद गए हैं। वो आदमी देखो पौने 2 घंटे में 3 जोड़ी कपड़े बदल लिए उसने फटाफट, तो कितनी तैयारी से गया होगा वो। और आप सोचो कि कितने वो कैमरा जीवी है कि उसको मालूम है कि किस तरफ कैमरा है, उसको किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ पानी देना है, किस तरफ माला पहनाना है, किस तरफ साड़ी डालना है। वो कैमरों के अकॉर्डिंगली खुद मूव हो रहा है। तो उनका ये लोग सब आस्था-वास्था कुछ नहीं रखते, इन लोगों को केवल
ये लोग को वो टर्निंग मशीन किस्म के बिहेव कर रहे हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनल फूल बनाना और लोगों के भयादोहन करके मत मत को खींचना। इसके अलावा इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। वो व्यक्ति है जो कहता है कि गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो भी हमको दर्द होता है। जब आप 3200 लोगों को मारने की बात कर रहे हो, जो आदमी पार्लियामेंट में इतने घटिया किस्म की बात कर रहा हो कि एक अननोन किताब को उठा के कह रहा है कि कैनेडी की लड़की और बहन पे नेहरू जी का ज्यादा ध्यान था, वो आदमी क्या पार्लियामेंट में आप बोल रहे हो सब चीजें? यदि पार्लियामेंट में इस टाइप की बुक पे चर्चा होने लगे तो राणा युग की बुक से लेकर कितनी ऐसी किताबें जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ना? तो ये ये इस प्रधानमंत्री के बारे में आपको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है। लोग शायद इसके लायक भी हैं, देश के लोग भोगेंगे इसको, तो अच्छा ही है। ऑन अ लाइटर नोट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म का माला प्रधानमंत्री जी लिए थे, वो जो लंबा वाला माला था, मैंने तो नहीं देखा कि माला जपने के लिए हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी परंपरा रही है कि इतना भारी 2 मीटर का माला लेते हैं। नहीं, आप छोटा सा माला होता है, उसी को देखो जप क्या लेते हैं। होता है कि मन का थेरी के मन का होए, वही है। एक्चुअल क्या है कि वो ये जो वैसे भी जो बड़े रुद्राक्ष की माला होती है, वो जपने के लिए नहीं होती है। आमतौर पर तुलसी की माला जो छोटे कणिका की होती है, उसको जपने के लिए रखा जाता है कि जिससे वो लंबा, यदि आप पूरा उसको खोले तो जमीन पे ना टकराए, आपके घुटने हम्म। से नीचे ना जाए। तो ये तो बहरूपिया तरीके भेष रखना, उससे क्या फायदा? है ना? कोई इससे ना तो आस्था दिखती ना धर्म दिखता है हम्म। ना? आप देखिए कि वो राहुल गांधी है, वो कल पटना गए तो सबसे पहले शकील जी के घर गए, जिनके बेटे का दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गया, है ना? उसके घर उन्होंने संवेदना जताई, सब कुछ है। और एक ये है कि ये प्रयागराज गए, एक अस्पताल ही चले जाते, किसी घायल से मिल लेते, उनके बारे हम्म। में चर्चा कर लेते। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कल सही समय नहीं रहा कुछ होगा। नहीं। कल कल इलेक्शन था। हम्म। तो जितना इलेक्शन के आप अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट दिखाकर वोट खींच सकते हैं, उतना शायद अस्पताल में संवेदना दिखाने से वोट नहीं मिलते। इसलिए वो वहां गए नहीं। डेढ़ तो घंटा आपको पूरा लगता है कि टीवी वोट वाले। खींच पाए ये जिस तरीके के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब पोस्ट पोल रिजल्ट्स जो हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट बना लेंगे। मोस्ट ऑफ द पोल्स कह रहे हैं। मतलब हम लोगों को पता नहीं, 8 तारीख को तो आ ही जाएगा सारा रिजल्ट, पर फिर भी मोटा आप मोटा मुझे एक आइडिया चीज क्या है? बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में 8 बजे हम्म। तक कई पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ते रहे, पांच हाँ। बजे तक के तो डेटा ही उन्होंने रिलीज किए, और आपने 6 बजे एग्जिट पोल बता दिए। तो आप किस लेवल पर एग्जिट पोल कर रहे हैं? क्या आपका साइज ऑफ सैंपल है? क्या एनालिसिस है? इस पे क्या भरोसा किया जाए? और पिछले कई हम्म। चुनाव में आप देख लीजिए, दिल्ली में तो हर बार एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे। और अभी पिछली बिल्कुल। बार में हरियाणा का आप देख लीजिए, या झारखंड का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, सभी में कोई सफल नहीं रहा। और लोकसभा चुनाव को तो सामने ही है। बिल्कुल। सब ये बात तो 400 है। पार वाले सब, बीते दिनों क्रेडिबिलिटी कम ही हुई है पूरी एग्जिट पोल्स की। है ना? तो हम्म। देखिए, जो कुछ भी होता है, क्योंकि है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में वोट कम पड़े, और उस पोजीशन में कि जबकि सुबह से टीवी हम्म। चैनल्स ने सांप्रदायिक माहौल बनाना शुरू किया था। अब आपको लगेगा कि सांप्रदायिक माहौल कैसे बना? सभी चैनल ने एक साथ शुरू किया, मुस्तफाबाद में तेजी से वोट पड़ रहे हैं, यानी एक भय बनाया कि हम्म। मुसलमान एक साथ वोट डालने निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंदू भी निकले। आप समझ रहे हैं इसको? हम्म। जबकि मुस्तफाबाद में इतने वोट नहीं पड़े कि 66% वोट ही पड़े, जो लोकसभा चुनाव से भी कम है। लेकिन हम्म। एक सुबह से माहौल बना है। अच्छा, नाम भी मुस्तफाबाद हो गया से, तो उनको थोड़ा सा एक परिवेश बनाने में जो होता है ना, एक आसानी कहानी हो का गई। हाँ, आसानी हो जाती है उसके अंदर। हम्म। पूरा दिल्ली वाला और मुस्तफाबाद वाले वोट डाल रहे, तुम लोग भी निकलो, जनेऊ लेके निकलो, लोटा लेके निकलो। तो
करना धर्म है कुछ नहीं है, आपके पास एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस कर। बस यही है। तो अब तो कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। आज 6 तारीख है, परसों रिजल्ट आ जाएगा, 8 तारीख को है। 8 को आ जाएगा। जय। 8 को आ जाएगा। ठीक है, ठीक है पंकज जी, इसको कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप किया जाए। हाँ, ठीक, ठीक, थैंक जय यू। श्री राम।